हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपी डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है संज्ञान अधिगम बाल विकास। जी हाँ, संज्ञान अधिगम बाल विकास इस विषय का इकाई एक, जी हाँ इकाई एक यूनिट 1 का ही हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है। इकाई एक जिसका नाम है अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया। यह द्वितीय वर्ष का पहला विषय होता है और इस विषय का एक एक करके सभी इकाइयों के वीडियो लेक्चर डेली बेसिस पर अपलोड होंगे। तो ये हमारा एमपी डीएलएड का कोर्स है द्वितीय वर्ष का। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कवर होगा। मैं एक बार आपको क्लियर कर दे रहा हूं पहले ही। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वीवीआईपी यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो कवर करेंगे। साथ ही साथ आने वाली डीएलएड की परीक्षा के लिए कौन से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो सकते हैं, गेस्ट क्वेश्चंस, उनको भी कवर अप करेंगे। तो इन तीनों के बेसिस पर ये पूरा वीडियो लेक्चर होगा, ये ध्यान में रखकर आप वीडियो लेक्चर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आते हैं इस इकाई की अंक योजना यानी ब्लूप्रिंट के ऊपर। यानी इस इकाई पर अंक कितने आवंटित है, कौन कौन से नंबर के सवाल आते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इकाई एक जिसका नाम है अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया, इस इकाई की अगर अंक योजना की ब्लूप्रिंट की बात करें तो इस पर अंक आवंटित है कुल 10। जी हाँ, कुल 10 अंकों की यूनिट है। यानी इस इकाई एक को पढ़कर आपको 10 अंक हासिल होंगे, ठीक है। और इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज, जी हाँ एमसीक्यूज जो है 3 आते हैं, एक एक नंबर के 3 एमसीक्यूज। उसके बाद आपको 2 अंक के 2 प्रश्न यानी जो अति लघु उत्तरीय होते हैं 2 नंबर वाले, ऐसे 2 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, ठीक है। तो कुल प्रश्न तो आएंगे यहां से 3, 2 नंबर के 2 और एक 3 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव 3 आते हैं। थ्योरी वाले 3 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव भी 3 क्वेश्चन। तो ये हो गया पूरा ब्लूप्रिंट। 3 नंबर यहां से और 4 यहां से, 4 3 7 और 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी 10। तो टोटल 10 अंकों की इकाई हमारी हो गई। तो ये रही इसकी ब्लूप्रिंट इकाई एक की अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया, जो कि विषय संज्ञान अधिगम बाल विकास का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप द्वितीय वर्ष की तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारा कोर्स जरूर परचेस करना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड करके संपूर्ण कोर्स, जी हाँ द्वितीय वर्ष का टोटल कोर्स, सभी विषयों का, सभी 8 के 8 विषयों का जो है मटेरियल, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, उसमें आपको एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स, डिटेल में नोट्स, ये सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं, प्रश्न उत्तर भी मिलते हैं, नोट्स भी मिलते हैं, वीडियो लेक्चर भी मिलता है, सब कुछ मिलेगा। और 100% आपकी तैयारी हो जाएगी सभी विषयों की। कोई किताब लेने की जरूरत नहीं, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आपको एक कोर्स से घर बैठे पूरी 101% तैयारी हो जाएगी। 90+% आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये कोर्स जरूर परचेस करें। ये कोर्स रैपिड स्टडी के लिए ही बनाया गया है कि जल्दी से जल्दी इस कोर्स को पढ़कर कम समय में ज्यादा तैयारी की जा सके। कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां से आपका एमपीडीएलएड का द्वितीय वर्ष का कोर्स 2026 लिखा होगा, वहां से परचेस कर लेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल की। तो ये चैप्टर ही अधिगम के ऊपर है। अधिगम इन द सेंस क्या है, लर्निंग, सीखना के ऊपर। तो यहां पर अधिगम के नियम यानी सीखने के नियम आपसे पूछा जाएगा। तो सीखने के नियम जो होते हैं 3 होते हैं, ध्यान लीजिएगा। सीखने के कितने नियम होते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ में पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सीखने के कितने नियम होते हैं टोटल, तो 3 नियम होते हैं। कौन कौन से 3, तत्परता का नियम, ठीक, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। टोटल नियम कितने होंगे, 3। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक है। अब ये वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है, 2 अंक के लिए भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, है ना। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है प्रत्यक्षीकरण सीखना किसे कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण यानी कि आपके सामने प्रत्यक्ष, प्रैक्टिकल फॉर्म में सामने आंखों देख के से सीखना, ये क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो प्रत्यक्षीकरण सीखना किसे कहते हैं, या हो सकता है प्रत्यक्षीकरण अधिगम लिख के आए, ठीक है। कई लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई अधिगम क्या है। भाई सीखने को ही अधिगम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सीखना और अधिगम दोनों पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम सही है, ठीक। तो प्रत्यक्षीकरण सीखने में व्यक्ति इंद्रियों की सहायता से पदार्थ और बाह्य घटनाओं को या तथ्यों को जानने की क्रिया करता है। प्रत्यक्ष यानी बाहरी इंद्रियों से, जो भी हमारी इंद्रिया है, सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है, उनकी मदद से बाहर में जो घटना घट रही है उससे जो हम जानकारी हासिल करते हैं, उससे जो सीखते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण ज्ञान कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण सीखना कहलाता है। यह पूरी तरह से आप कह सकते हो कि सीखना, वैसे भी सीखना जो होता है, अधिगम जो होता है, वो मानसिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो प्रत्यक्षीकरण जो है वो क्या है, एक मानसिक क्रिया है जिसमें किसी उत्तेजक का उपस्थित होना, उत्तेजक का ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करना, ज्ञानवाही नाड़ी उधर उत्तेजक, यानी इतना सब तामझाम सुनने से बेहतर है मैं आपको सीधे सीधे समझा दूं कि
जब हमारे सामने यानी प्रत्यक्ष हम अपने इंद्रियों के द्वारा जो है किसी कार्य को देखते हैं, वो कार्य हमें अपने इंद्रियों से उत्तेजना मिलती है, उत्प्रेरक होता है, मोटिवेशन होना चाहिए। उससे हम जो चीज सीखते हैं, करते हैं, वही हमारा प्रत्यक्षीकरण सीखना अधिगम कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक। तो हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं, ये सब मिलकर ही प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान बनाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़िए, अगला देखिए। अगला है स्मृति की परिभाषा। स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति, स्मृति को आप मेमोरी के रूप में भी जानते होंगे, अंग्रेजी में इसे मेमोरी भी कहते हैं स्मृति को, ठीक है। स्मृति होती क्या है, मेमोरी के बारे में, स्मृति के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब कभी हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, तो अब परीक्षा में जाओगे तो ये बातें जो मैं बोल रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, यही तो आप परीक्षा में लिखोगे। तो ये अभी तो प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन ये एक दिन क्या बन जाएगी? स्मृति, है ना, ये याद बन जाएगी आपके लिए, मेमोरी बन जाएगी। तो स्मृति क्या है? सीखे हुए ज्ञान, सीखे हुए ज्ञान का स्मरण करने पर याद आना ही स्मृति है। जो आपने पहले सीखा हुआ है उसको वापस से अगर याद कर सको, है ना, तो उसे ही हम स्मृति कहते हैं, ठीक है। जो चीज याद ही नहीं आती है तो विस्मृति है, वो तो भूलना होता है ना। जो चीज याद ही नहीं आ रही मतलब उसको भूल चुके हैं, यानी वो हमारा ज्ञान नहीं है। तो सीखे हुए ज्ञान को, है ना, सीखे हुए ज्ञान का स्मरण करने पर याद आ जाना, वो क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। स्मृति जो है वो शारीरिक नहीं, मानसिक प्रक्रिया ना, जो तो दिमाग में स्टोर होता है, हाथ में थोड़ी ना यादें होती हैं, यादें तो दिमाग में होती हैं, मन में होती हैं। तो यह एक मानसिक क्रिया है, ठीक है। स्मृति जो है एक मानसिक क्रिया है, मेंटल, है ना, जटिल मानसिक क्रिया, यानी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्ट प्रोसेस बोल सकते हो, ठीक है। तो यह एक जटिल मानसिक क्रिया है, स्मृति जो है जटिल मानसिक क्रिया है। अब स्मृति के ऊपर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दे रखी है, परीक्षा में पूछता है। तो स्मृति के ऊपर जो परिभाषाएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो स्मृति की परिभाषा नंबर 1 वुडवर्थ की। वुडवर्थ जी ने स्मृति के बारे में क्या कहा, चलिए जान लेते हैं। तो वुडवर्थ जी ने कहा, सीखे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग स्मृति कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग क्या कहलाता है भाई? स्मृति कहलाता है। दूसरा स्काउट, स्काउट जी के अनुसार स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहराना, ठीक है, दोहराना। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब दोहराना। तो सीखे हुए ज्ञान को फिर से दोहराना, ठीक है। सीखा हुआ जो भी ज्ञान होगा, सीखा हुआ जो भी हरकत होगी, उसको फिर से दोहराओगे तो वो स्मृति कहलाती है। ये किसने कहा? स्काउट ने कहा, ठीक। उसके बाद हिलगार्ड जी ने क्या कहा, इनके हिसाब से परिभाषा क्या है स्मृति की? हिलगार्ड जी ने कहा, स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है या क्रिया है, स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। अतीत में, पास्ट में आपने जो ज्ञान सीखा है, पास्ट में आपने जो ज्ञान सीखा है, उस ज्ञान को पुनः याद करना, उसका पुनः स्मरण करना ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, क्रिया है। क्लियर? सबने इसको मानसिक प्रक्रिया बोला, सबने सीखे हुए ज्ञान को फिर से स्मरण करने को स्मृति बोला। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई? ओके, चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ेंगे। सीखने को प्रभावित करने वाले कोई 3 तत्व लिखिए। जी हाँ, अधिगम, यहां हो सकता है ना सीखने की जगह क्या शब्द लिख के आ जाए? अधिगम लिख के आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीखने की जगह हो सकता है यहाँ पर क्या लिख के दे दे? अधिगम लिख के आ जाए। अगर यहाँ पर अधिगम लिख के आया तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात पूछ रहा है, ठीक है। अधिगम और सीखना एक ही है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले 3 तत्व या सीखने को प्रभावित करने वाले 3 तत्व, ऐसा सवाल पूछा तो आप पहले थ्योरी बनाइए कि सीखने को प्रभावित करने वाले 3 तत्व निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ऐसी थ्योरी लिखिए, है ना। सीखने को प्रभावित करने वाले 3 तत्व निम्नलिखित हैं, देखो ऐसी थ्योरी जरूर लिखना। फिर उसमें देखिए, सबसे पहला, सीखने वाला विषय वस्तु का स्वरूप, यानी जो सिखाया जा रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूं, अगर इसका स्ट्रक्चर आसान होगा तो आप आसानी से सीखेंगे, सरल पॉइंट्स बनाऊंगा तो आप आसानी से सीखेंगे। मार्केट में जो किताबें मिलती है, 20 बुक्स मिलती हैं, उसमें पॉइंट सरल नहीं होते, उसमें पूरा थ्योरी दिया रहता है, तो वो सीखने में मुश्किल जाता है। इसलिए लोग कोर्स परचेस करते हैं, नोट्स से पढ़ते हैं, ना कि मार्केट की किताबों से। मार्केट की किताबों में सिर्फ प्रश्न उत्तर डायरेक्ट और पूरा थ्योरी भरा रहता है, उससे पासिंग मार्क्स भी नहीं आते ढंग से, ठीक है। तो यही ध्यान रखना, सीखने वाली विषय वस्तु से ही अधिगम प्रभावित होता है, सीखना प्रभावित होता है। दूसरा, बालकों का शारीरिक व मानसिक स्थिति, अगर बच्चा शारीरिक रूप से थका है, मानसिक रूप से थका है, तो उसको आप कितना भी पढ़ा लो, सिखा दो, नहीं सीख सकता, है ना। तो सीखना जो है बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है, ठीक। तो बालकों का शारीरिक व मानसिक स्थिति का सीखने पर सीधा सीधा अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर बालक का स्वास्थ्य अच्छा है, मान लीजिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो सीखने का अनुकूल प्रभाव होगा, ना, फटाफट सीखेगा। मतलब शरीर का प्रभाव तो पड़ना ही है सीखने पर, चाहे अच्छा पढ़े चाहे बुरा। शरीर अगर स्वस्थ है तो अच्छा प्रभाव, जल्दी सीखेगा। शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो जल्दी नहीं सीखेगा, खराब प्रभाव। तो शरीर का प्रभाव तो पड़ता है, गारंटेड है, ठीक है। कभी ऐसा ही पूछ दे कि किस चीज का प्रभाव अधिगम पर पड़ता है,
तो आप बोलेंगे भाई शारीरिक और मानसिक दोनों का प्रभाव पड़ता है ना, बोल सकते हैं। तो शारीरिक मानसिक स्थिति जो होगी उस हिसाब से प्रतिकूल या अनुकूल, है ना, पॉजिटिव या निगेटिव इफेक्ट करेगा सीखने पर। ठीक। तीसरा, यदि सीखने की प्रबल इच्छा हो, बच्चा खुद से बहुत इंटरेस्टेड हो, मान लीजिए कोई बच्चा जो है उसे इंग्लिश नहीं आती हो या उसको ढंग से हिंदी नहीं आती हो, लेकिन वो बहुत ट्राई कर रहा है सीखने का, मेहनत कर रहा है, डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, तो सीख ही जाएगा, है ना। एक्सपर्ट भले ना बने लेकिन थोड़ा बहुत तो उसको आ ही जाएगा ना। तो ऐसा, तो यही है सीखने की इच्छा, प्रबल इच्छा। तो तीन चीजें, पहली बात तो सीखने की विषय वस्तु, नंबर एक, सीखने को प्रभावित करने वाले तीन तत्व कौन से, नंबर एक सीखने की विषय वस्तु, दूसरा शारीरिक व मानसिक स्थिति, शारीरिक व मानसिक स्थिति, और तीसरा सीखने की प्रबल इच्छा, सीखने की प्रबल इच्छा। ये तीन चीजें जो है, नंबर एक विषय वस्तु, नंबर दो शारीरिक और मानसिक स्थिति, नंबर तीन प्रबल इच्छा। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना, पूरा थ्योरी आप खुद से भी लिख सकते हो। तो अगर बच्चे की सीखने की इच्छा प्रबल है तो वो विपरीत परिस्थितियों में भी सीख सकता है। बच्चे का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सीखने पर अधिगम पर प्रतिकूल अनुकूल असर डालता है। फिर विषय की वस्तु, यानी विषय वस्तु, जो सीखने की विषय वस्तु है वो सरल है, सहज है, तो सीखा जा सकता है आसानी से, अन्यथा कठिन है तो आसानी से सीखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखना, 3 पॉइंट्स मैंने पॉइंट आउट कर दी, यहां से 3 पॉइंट याद रखोगे पूरी थ्योरी लिख पाओगे। क्लियर, समझ में आ गया कि सीखने को प्रभावित करने वाले 3 तत्व कौन से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल कि भाई सीखने की रुचि उत्पन्न करने वाले उपाय बतलाइए। बच्चों के अंदर सीखने में इंटरेस्ट कैसे आएगा, ठीक है, उसके उपाय बतलाओ, है ना, उसके आइडिया दो कि कैसे। अब एज ए टीचर, हम लोग टीचर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो एज ए टीचर हमें बच्चों के अंदर सीखने का इंटरेस्ट तो जगाना ही पड़ेगा ना, तभी तो अच्छे टीचर बनेंगे। तो वही सवाल पूछा है, सीखने की रुचि उत्पन्न करने वाले उपाय बतलाइए। सवाल ये हो गया, थ्योरी बनाना है, क्योंकि डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखना, पहले थ्योरी बनाइए कि सीखने की रुचि उत्पन्न करने वाले उपाय निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ऐसा थ्योरी लिख दो। ठीक, फिर नंबर 1, शिक्षण को रोचक बनाने का यथासंभव प्रयास करो, जितना हो सके पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ। ठीक है, जितना भी हो सके, जैसे मैं अभी समझा रहा हूं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, आएंगे चुपचाप पढ़ेंगे, अपना अपना धीरे धीरे बोल के निकल जाएंगे, इससे बच्चों को बोर लगता है। पर जिस तरह से मैं कभी आवाज ऊपर कर रहा हूं, कभी आवाज नीचे कर रहा हूं, हाव भाव दिखा रहा हूं, और अपने बातों से कैसे आपको बांधे रखने की, वीडियो पे ज्यादा समय तक रोके रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो इससे आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो यही तो है, यथासंभव जैसे हो सके वैसे मतलब आप प्रयास करो कि पढ़ाना इंटरेस्टिंग हो जाए। दूसरा, बालकों की अधिगम क्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करो, बच्चे सक्रिय रहें इसमें। जैसे मान लीजिए अभी आप देख रहे हो, आप कमेंट कर दो कि सर हाँ ये समझ में आ गया, सर ये डाउट बता दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो आप इंटरेस्ट रहो उसमें, देखते रहो आप, है ना, एकदम ऐसा लगा कि भाई हम बैठे हैं, सर पढ़ा रहे एकदम सामने, ऐसा क्लास जैसा लगे। ठीक, तो बालकों की अधिगम क्रिया में बच्चे भी शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं टीचर आया क्लास में अपने ही बकबक कर रहा है, अपना ही चला गया, बच्चे सीखे नहीं सीखे, ऐसा नहीं, दोनों को क्लास में शामिल होना पड़ेगा, है ना। टीचर आ रहा है पढ़ाने को तो शामिल है ही, बच्चे भी होने चाहिए। तीसरा, कक्षा एवं आसपास का वातावरण शांतिमय और आकर्षक हो। ठीक है, अभी मैं रात के समय वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि कोई हल्ला ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, ताकि आपको एकदम क्लियर वीडियो सुनाई जाए, आवाज एकदम क्लियर सुनाई जाए, है ना। तो जो भी वातावरण है, जो भी क्लास है जहां भी पढ़ा रहे हैं आप, वहां का आसपास का माहौल, वातावरण थोड़ा शांति वाला बनाइए, तभी जाके पढ़ाई अच्छी होगी। फिर पढ़ाते समय विषय परिवर्तन का विशेष ज्ञान रखा जाए, यानी जब आप पढ़ा रहे हो तो जैसे आप टॉपिक चेंज करोगे तो ध्यान में रखना, टॉपिक चेंज करते हुए, जैसे पढ़ाते पढ़ाते में अमरूद बड़ा अच्छा लगता है, अरे कौन से टॉपिक पे पहुंच गए, दादा नानी की कहानी बताने लगे क्लास में। आजकल कई सारे बतेरे यूट्यूबर टीचर बने हुए हैं जो पढ़ाना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर अपने दादा की कहानी, अपने बचपन की कहानी, अपने मामा की कहानी लगते हैं सुनाने। ठीक है, पूरा टॉपिक से हट जाते हैं और बच्चे का ध्यान पढ़ाई से हटकर स्टोरी सुनने में चला जाता है। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये हम व्यूज लाइक्स के लिए किया जा सकता है, पर एज ए टीचर एजुकेशन के ऊपर अगर आप बेस्ड हैं, एजुकेशन की वीडियो बना रहे हैं, तो आप पढ़ाई पर ही ज्यादा फोकस रहिए भाई, ताकि बच्चे का विषय परिवर्तन जब हो तो बच्चे का ध्यान ना भटक जाए। ठीक है, फिर बच्चों की आवश्यकता एवं रुचियों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाए। भाई किस में इंटरेस्ट है, बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर सेकंड ईयर का वीडियो बनाइए, सेकंड ईयर का वीडियो बनाइए, बना दिया मैंने। तो बच्चों के रुचि, बच्चों को जो पढ़ने में अच्छा लगे, जिस तरीके से अच्छा लगे, वैसा वीडियो बनना चाहिए, है ना, ये भी है। फिर नवीन शिक्षण विधि, नए नए मेथड्स का प्रयोग करो पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एज ए टीचर अगर आप सिखाने में, पढ़ाने में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, बच्चों के इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं, तो ये सारे काम करने पड़ेंगे। क्लियर है, समझ गया, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत बतलाइए। ठीक है, कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया है। ठीक है, कोहलर जो है एक बड़े मनोवैज्ञानिक है, अच्छे खासे साइकोलॉजिस्ट है, ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सिद्धांत दिया। ठीक है, गेस्टाल्ट कोहलर, इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत
जो अब गेस्टाल्ट का एक्चुअल में ओरिजिनल ये जो टॉपिक है, ये जो थ्योरी है, ये जो पूरी थ्योरी या पूरा जो प्रिंसिपल है, किसने दिया था? गेस्टाल्ट ने दिया था। पर इसको सपोर्ट बहुत किसने किया? कोहलर ने। कोहलर ने बड़ा सपोर्ट दिया कि नहीं भाई, ठीक है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? गेस्टाल्ट ने। इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किसने किया? इसको भाई कोहलर ने सिद्धांत को बहुत ज्यादा समर्थन दिया। ठीक है, इसका मतलब इस सिद्धांत अनुसार क्या है कि सारा सीखना सूझ द्वारा होता है, यानी कोई व्यक्ति सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, ये उसकी सूझ यानी समझदारी, उसकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। अब टीचर क्लास में सबको एक जैसा गणित पढ़ाता है, पर आधे बच्चे उस टीचर का पढ़ाना समझ जाते, आधे नहीं समझ पाते। तो आधे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे, आधे बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आया, या आधे बच्चों की उतनी सूझ और समझ नहीं है कि टीचर के लेवल का वो समझ पाए, है ना, ऐसा होता है। तो इनका कहना था, गेस्टाल्ट जी का कहना था कि सीखना जो है सूझ के द्वारा ही होता है। ठीक है, इनके हिसाब से कि भाई कि संपूर्ण भाग जितना भी सीख रहे हैं हम, जितना भी चीज पढ़ रहे हैं, वो सब का शुभ अर्थपूर्ण है, यानी कि सब का सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब महत्वपूर्ण है। मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वही बच्चे को समझ में आ रहा होगा जो अपनी सूझ का इस्तेमाल कर रहा हो कि आखिर सर बोल क्या रहे, किस टॉपिक पर बोल रहे हैं और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी अपनी सूझ पर निर्भर करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मनुष्य जो सीखने के लिए अलग अलग नियमों का प्रयोग करता है, अलग अलग तरीके से सोचता है। गणित का सवाल टीचर एक मेथड से हल कर देता है, बाकी बच्चे इसको अपने अपने समझ से अपने अपने मेथड से करते हैं। कुछ बच्चे कर ही नहीं पाते, कुछ बच्चे टीचर की तरह चुपचाप कॉपी कर देते हैं क्योंकि उनकी अपनी सूझ ही नहीं है, उनकी खुद की समझ नहीं है। ठीक है, ऐसा। तो इसमें समानता का नियम काम करता है, निकटता का नियम काम करता है और निरंतरता का नियम। तो सूझ द्वारा सीखने के लिए 3 नियम दिए गए। कौन से 3 नियम? समानता का नियम, निकटता का नियम और निरंतरता का नियम। वैसे सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्ट ने। और इस सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? कोहलर था। उसके हिसाब से पूरा सीखना जो है सूझ द्वारा ही होता है। ठीक है, और जितना भी सिखाया जाता है, हर एक सीख, हर एक सूझ, सब कुछ पूरा अर्थपूर्ण है, हर एक भाग में बटा है और सबको अलग अलग समझना होता है। ठीक है, तो ये समझे जा सकते हैं कैसे? समानता के हिसाब से। समानता का नियम, निकटता का नियम और निरंतरता का नियम, ये सारे नियम जो फॉलो करता है, ये सारे नियम को जो अपनाता है, वही अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई कोहलर के सिद्धांत के बारे में। इसको आप और डिटेल में देखना चाहें तो हमारे कोर्स में इसको पूरा डिटेल में इसके नोट्स है उपलब्ध है, एकदम डिटेल में बताकर रखा गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई सारे गेस क्वेश्चंस और कई तो पीवाईक्यू भी थे। तो अगले वीडियो में आपको और क्वेश्चन के साथ लेकर आएंगे यूनिट 2 के लिए। ठीक है, और ऐसे ही आप डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स, टॉपिक्स, वीडियो लेक्चर ये सब पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। एमपीडीएलएड का द्वितीय वर्ष का कोर्स परचेस कर ले। ठीक है, और साथ ही साथ अभी हाँ 33% की छूट चल रही है। जी हाँ, 33% की छूट चल रही है इस वक्त, 33% का छूट चल रहा है सीमित समय के लिए। जल्दी कोर्स परचेस करें क्योंकि साल भर पढ़ने मिलेगा अभी से परचेस कर लेंगे तो, या एग्जाम टाइम पे परचेस करेंगे तो कम समय मिलेगा। ठीक, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें, क्योंकि तभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। कई सारी वीडियोस आई, आपको नोटिफिकेशन ही नहीं गया क्योंकि आपने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर नहीं रखा था। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो इसको अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। आपका कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होगा, वहां भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।